हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोशल प्रॉब्लम्स इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया, भारत में समकालीन सामाजिक समस्याएं उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहां से जरूर से पढ़ लेना। साथ के साथ आपको अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस टॉपिक से संबंधित, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। यूनिट नंबर 2 करवा रहा हूँ, इससे पहले यूनिट फर्स्ट करवा दिए, उसका वीडियो उसी प्ले लिस्ट में मिलने वाला आपके सामने। साथ के साथ यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट या शॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट व मंत्रा से कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलो अब शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन द 20th सेंचुरी इंडिया। 20वीं सदी में भारत में जनसंख्या समस्याओं पर चर्चा कीजिए। तो जो 20वीं शताब्दी है उसमें भारत की जो जनसंख्याएं हैं उस पर किस किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, इस पर सविस्तार टिप्पणी करने वाले हैं अपन। 20वीं सदी में भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि को अनुभव किया, जिसे जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है। तो 20वीं शताब्दी है, इसमें भारत ने किस चीज को महसूस किया कि भारत में जो सबसे ज्यादा जो 1900 से लेकर 2000 के बीच की जो साल थे, उस समय भारत स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में जैसे स्वतंत्रता होता है, उसके बाद में अलग अलग प्रकार की भारतीय जो लोग है वो धीरे धीरे वही क्या स्थायी तो होने लगा लोगों का। तो लोगों ने जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से उस समय देखने को मिलती है, और बहुत जब तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई चीज का विस्फोट होता है वो टुकड़ों में बटकर अलग अलग हो जाती है ना, बहुत ज्यादा संख्या में, उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं वो एक मतलब ज्यादा लोग जन्म लेते हैं, बहुत ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि होती है, तो उसको विस्फोट के रूप में देखा जाता है। आरंभ की बात करें, 1921 में महान विभाजक वर्ष ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है, जिसके बाद में जनसंख्या वृद्धि दर है वो देखने को मिलती है। तो 1921 का जो वर्ष था इसको किस रूप में जाना जाता है, महान विभाजक वर्ष के रूप में, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के रूप में देखा जाता है, जिसके बाद में जनसंख्या वृद्धि बहुत देख मतलब 1921 के बाद में भारत की जनसंख्या वो सबसे ज्यादा तीव्र गति से बढ़ना शुरू होती है। तो इस ईयर को आपको शुरुआती ईयरों में से माना जाता है, शुरुआती सालों में से माना जाता है। कारण की बात करें, क्या क्या कारण रहे, भाई कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहते हैं, प्रत्याशित, अप्रत्याशित, प्राकृतिक, गैर प्राकृतिक कारण। तो जनसंख्या वृद्धि के पीछे क्या क्या कारण रहे भारत में, इसको अपन अच्छे से समझेंगे। पहला है मृत्यु दर में भारी गिरावट। चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के कारण टीकाकरण व एंटीबायोटिक्स और महामारी नियंत्रण के कारण मृत्यु दर है वो की जो तेजी से कमी आने है। भाई लोगों की ज्यादातर मृत्यु क्यों होती है, बीमारी के कारण। आम सी बात है ये चीज तो आपके सामने की, जो लोग सबसे ज्यादा क्यों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बीमारी के कारण हो जाते हैं। पहले अलग प्लेग हो गया आपके सामने, जो चेचक हो गया आपके सामने, और जो काली खांसी जैसी बीमारियां, ऐसी कुछ अलग अलग प्रकार की पूरी दुनिया में महामारी देखने को मिले, जिससे बड़ी जनसंख्या, करोड़ों की लाखों की जनसंख्या में लोगों क्या हो गए, एक साथ मृत्यु के घाट उतर गए। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ता चला गया, चिकित्सा विज्ञान है, साइंस है ना, उसने क्या किया, धीरे धीरे प्रगति करती चली गई, और जिससे टीकाकरण, पोलियो हो गया आपके सामने, चेचक हो गया आपके सामने, रेबीज हो गया, प्लेग हो गया, इन सब जो महामारियां जैसी बीमारियां थी, इनके खिलाफ क्या कर लिया हमने, टीकाकरण है उसको अपनाना शुरू कर दिया, जिससे एंटीबायोटिक और महामारी नियंत्रण के कारण जो मृत्यु दर है उसमें तेजी से कमी देखने को मिली। साथ के साथ जो एंटीबायोटिक हो गई और जो महामारी जो नियंत्रण कार्यक्रम है उनको लागू किया गया, जिससे क्या है, जो मृत्यु दर है वो धीरे धीरे कम होती चली गई, जो मृत्यु दर है वो और धीरे धीरे कम हो गई। समझ में आ गया। तो महामारियां हुई नहीं तो लोगों के क्या, मरने की जो वो भी है वो बढ़ गई, जो मरने की जो संख्या है लोगों की महामारी के कारण वो भी कम हुई। उच्च जन्म दर, शिक्षा में कमी, अंधविश्वास और रूढ़िवादी सामाजिक मूल्यों ने पुत्र मोह और विवाह की कम उम्र के कारण जन्म दर है वो उच्च बनी रही। मतलब क्या हुआ, पहले क्या हुआ करता था, सबसे पहला जो कारण था शिक्षा की कमी। लोगों की क्या विचारधारा बनती थी भारत में कि जितने ज्यादा लोग होंगे घर में वो उतना ही ज्यादा सशक्त होगा, उतने ही ज्यादा कमाने वाले होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतने ज्यादा सशक्त होंगे, उतना ही ज्यादा हम अमीर बनेंगे।
लोगों की ये विचारधारा थी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था जितने ज्यादा कमाने वाले होंगे उनको पालने के लिए आपको उतना ही पैसा भी चाहिए होता है, उतने ही संसाधन भी चाहिए होते हैं, उतना ही आप क्या होते हैं, धीरे धीरे समाज के ऊपर एक बोझ बन जाता है। एक समय तक चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन एक समय बाद में अत्यधिक होने पर वो समाज पर बोझ बन जाती हैं। साथ के साथ अलग अलग प्रकार की रूढ़िवादियां भी भारत में देखने को मिलती है कि भाई जब तक कोई भी परिवार है उसमें अगर लड़का नहीं होगा तब तक वो अंश वंश है वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस प्रकार की जो ये जो रूढ़िवादी थी, इससे क्या है, अगर एक परिवार में एक से अधिक लड़कियों ने जन्म ले लिया तो उसके बाद में जब तक लड़का नहीं हो जाता था परिवार में तब तक लोग क्या है आपके सामने बच्चे पैदा करना जारी रखते थे। तो इससे क्या हुआ, समाज में काफी ज्यादा जो जन्म दर है वो हमेशा बनी रही। साथ के साथ क्या होता था, विवाह की कम उम्र, छोटी उम्र में बच्चों जो पहले क्या बाल विवाह कर दिया जाता था, छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो इससे क्या है लोग और ज्यादा काफी लंबे समय तक क्या बच्चे पैदा पैदा करते रहते थे इस चीज से। तो इससे भी क्या बर्थ रेट है जो उच्च जन्म दर है वो बनी रही। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं ने लोगों की औसत जीवन काल को भी बढ़ाया। मतलब पहले भाई कोई व्यक्ति हुआ करते थे उनकी अगर बीमारी हो जाती थी समय पर इलाज नहीं हो पाता था तो इससे क्या हो जाता था वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे क्या देखने को मिला, जो आपके सामने जो स्वास्थ्य सेवाएं वो धीरे धीरे बेहतर होने लगी। तो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने लगी तो लोगों का जो जीवन काल है, लोगों के जो जीवन काल है, लोगों के जो बीमारियों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, उन सब चीजों से अब लोग क्या है, अब लोग हैं उन सब चीजों के कारण बीमारियों के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए और जीवन प्रत्याशा है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, औसत जीवन काल है वो और ज्यादा बढ़ने लगा लोगों का। प्रभाव की बात करें, इस तीव्र ने आपके सामने 20वीं शताब्दी के अंत तक भारत में खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी व गरीबी और आवास की कमी का सामना करना पड़ा। मतलब भाई अब एक बात देखिए, मैं काफी बार ये उदाहरण देता हूँ कि अगर आपके घर में पहले सिर्फ एक मेंबर था, मतलब 4 लोग थे, आप माता पिता और 2 बच्चे, समझ में आ गया, तो आपको 40 किलो आटा मान लीजिए घर में एक औसतन आपको चाहिए होता था। अब वही 8 लोग हो गए तो आपके घर में भाई 2 बच्चे भी हैं तो भी 60 किलो आपको अनाज एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब आपको 50% एक्स्ट्रा खाद्यान्न की जरूरत पड़ रही है ना। तो इस प्रकार से क्या भारत में जो जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली जिसके कारण खाद्य सुरक्षा मतलब अनाज है उसकी भारी मात्रा में कमी देखने को मिलती है। जब तक भारत में हरित क्रांति नहीं, हम दूसरे देशों पर खाद्यान्न पर भी निर्भर थे, इतने बड़े देश होने के बावजूद भी। साथ के साथ जनसंख्या आई तो लोगों को भाई जनसंख्या के साथ उतने रोजगार भी चाहिए और रोजगार उतने पैदा नहीं हो पाते थे जितनी प्रतिशत में जनसंख्या बढ़ी। तो जनसंख्या क्या हुई, तकनीक के साथ रोजगार के जो मार्ग है वो कम हुए और लोगों की जनसंख्या बढ़ी तो बेरोजगारी साथ के साथ बढ़ती चली गई। साथ के साथ गरीबी और आवास में कमी और प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ने लग गया। तो साथ के साथ क्या गरीबी बढ़ी, भाई लोगों के पास रोजगार नहीं रहा तो गरीबी बढ़ी है। साथ के साथ क्या प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी हो गया, भूजल स्तर धीरे धीरे कम होने लग गया। आपके सामने आज के समय भूजल स्तर की बहुत बड़ी समस्या देखते हो आप, मतलब पानी की, खाने की और अन्य प्रकार के जो संसाधन है उसकी भी कमी देखने को मिलती है। इसलिए समाज में अलग अलग प्रकार के वर्ग बन गए, अमीर और गरीब है, दो प्रमुखता से 2 वर्ग देखने को मिलते हैं। सरकार ने 1952 में दुनिया का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। तो भारत में सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला जो परिवार नियोजन की लोगों को ये समझाया जाए, लोगों को ये जागरूक किया जाए कि ज्यादा बड़ा परिवार है वो देश के लिए, समाज के लिए और एक परिवार के लिए किस प्रकार से हानिकारक हो सकता है। लोगों को जो अलग अलग प्रकार के परिवार को नियोजन करने के लिए, परिवार को नियंत्रित करने के लिए कम जो बच्चों को कितनी मात्रा में बच्चों को पैदा करना चाहिए, इन सब चीजों का जो लोगों को ज्ञान दिया गया, वो पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। लेकिन सामाजिक प्रतिरोध के कारण इसे सफलता सीमित रही। क्यों? क्योंकि उस समय लोग इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। आज भी अगर अपन बात करें जो परिवार से संबंधित या फिर जो इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो समाज में आज भी अपन खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। तो 100 साल पहले, आज से 75-80 साल पहले तो लोग इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात है, इन सब चीजों को लोगों ने धर्म से, सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जोड़ रखा था। तो लोग वैसे भी इन सब चीजों से खुलकर सामने नहीं आना चाहते थे। साथ के साथ सरकार भी नई नई बनी थी तो इस प्रकार के मुद्दों पर सरकार का ध्यान भी कम था और सामाजिक जो प्रतिरोध देखना मिल रहा था इस पे सरकार पहले ही नई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में तुरंत इस प्रकार के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया।
समझ में आ गया। तो इस कारण जो भारत में जो 20वीं शताब्दी में जो जनसंख्या की जो समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और आज आपके सामने बेरोजगारी जैसे जो समस्या है वो क्या है, जनसंख्या की ही देन है, और एक बहुत बड़ी विकराल रूप ले लिया बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने। चलो यूनिट नंबर जो आपके सामने सेकंड का दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। जनसंख्या नियंत्रण उपायों की सफलता व असफलताओं के कारण बताइए। तो जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय होते हैं उसके पीछे क्या सफलता, क्या असफलता क्यों मिली, और सफलता मिली तो वो क्यों मिली, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक्सप्लेन कॉजेज एंड द सक्सेस, एक्सप्लेन कॉजेज एंड सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। सबसे पहले अपन बात करें सफलता के कारण। पहला क्या कारण है, जागरूकता में वृद्धि। शिक्षा और संचार माध्यमों के प्रसार ने परिवार नियोजन के महत्व और छोटे परिवारों के लाभ में जो जागरूकता बढ़ाई। मतलब क्या हुआ, शिक्षा और संचार माध्यम मतलब जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग प्रकार के मीडिया में प्रचार किए गए, जो आपके सामने जो आपके आइडल हैं या फिर जो फिल्म स्टार हैं, या सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए, जिससे क्या परिवार नियोजन के लिए लोगों को जागरूक किया गया कि छोटा परिवार समाज के लिए क्यों जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है, और लोगों को जो छोटे परिवार के महत्व के बारे में बताया गया, शिक्षा हुआ है, मीडिया के बारे में, टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जिससे लोग धीरे धीरे और ज्यादा जागरूक हुए। अगले वाला पॉइंट है सरकारी पहल। परिवार नियोजन कार्यक्रम में मुफ्त गर्भ निरोधक आपूर्ति और नसबंदी जैसे प्रोत्साहन कार्यक्रमों को क्रियान्वयन दिया गया। तो जहां पर जो समाज के जो सरकार के द्वारा परिवार नियोजन, कम बच्चे पैदा करना है, फिर छोटे परिवारों का जो कार्यक्रम है उसमें सरकार ने और भी अपने तरफ से कार्यक्रम चलाए, जिसमें मुफ्त गर्भ निरोधक गोलियां हैं जिससे जल्दी से गर्भ है वो नहीं धारण हो महिलाओं के द्वारा, साथ के साथ जो नसबंदी है, जो उस प्रकार की जो चीजें हैं महिला हो गई चाहे पुरुष हो गए दोनों की सरकार ने जोर दिया, जिससे क्या हो आपके सामने जो बच्चों के जन्म दर है उस पर थोड़ा नियंत्रण आना शुरू हुआ। यह है सफलता के कारण। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण। महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ने उन्हें परिवार व आकार के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। तो जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हुई तो उन्हें भी इन सब चीजों के बारे में पता चलना शुरू हो गया कि भाई हमें परिवार का नियोजन करना जरूरी है। छोटा परिवार होता है तो कम संसाधनों की जरूरत होती है, कम पैसों की जरूरत होती है, बच्चों को पालने के लिए कम समय, कम रिसोर्सेज की जरूरत होती है। साथ के साथ वो समाज में आगे बढ़ने लग गई, शिक्षित होने लग गई, पैसा उनके हाथों में आने लगा, तो उन्हें भी इस प्रकार की स्वतंत्रता मिली कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, वो खुद स्वेच्छा से फैसला ले सकें कि उन्हें जो बच्चा कितने समय में पैदा करना है और कब पैदा करना है। तो इससे क्या प्रजनन दर में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो गई। शहरीकरण। शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन की लागत बढ़ने और बच्चों की संपत्ति के बजाय बोझ समझने की मानसिकता में विकास होना। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, भाई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप रहते हो या शहरी क्षेत्रों में, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है कि व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहता है, तो गांव में जो काम 10,000 में चल सकता है शहरी क्षेत्र में वो 20 से 30,000 रुपए में चलता है। तो इससे क्या भाई उसको एक्स्ट्रा पैसा कमाना पड़ रहा है, शहर में जो व्यक्ति रह रहा है। अब जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे उतने ही ज्यादा खर्चे होंगे, शिक्षा का खर्चा हो गया, उनको रहन सहन का खर्चा हो गया, उसी तरीके से मकान वगैरह लेना हो गया। गांव में तो इंसान खुद के घर होते हैं, शहरों में अधिकतर घर किराए के होते हैं, तो उसी प्रकार से उन्हें घर भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो लोग अब क्या समझने लगे, लोग समझने लगे कि बच्चे अब संपत्ति के बजाय धीरे धीरे बोझ बढ़ने लगे। तो लोगों को खुद में को समझ में आ गया कि अब ज्यादा बच्चे पैदा करना हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक प्रकार का बोझ है, हमारे लिए सही नहीं है, हमें उचित मात्रा में ही सभी चीजें करनी चाहिए। असफलता के कारण भाई जो आपके सामने जनसंख्या वृद्धि है वो असफल भी क्यों रही, कुछ कारण भी ऐसे भी रहे जिसके कारण जो परिवार नियोजन है वो पूर्ण रूप से जितना होना चाहिए थे उतना नहीं हुआ। सामाजिक धार्मिक मान्यताएं। पुत्र मोह की प्रबलता, परिवार को बढ़ने की धार्मिक अनिवार्यता और गर्भ निरोधकों के प्रति सांस्कृतिक विरोध। मतलब हमारे समाज में एक चीज बहुत ही सामान्य रूप से देखने को मिलती है कि समाज में जिस व्यक्ति के पास, समाज में जिस परिवार में यह मान्यता है कि जहां पर पुत्र होता है वही उसी का वंश आगे बढ़ता है, परिवार को संभालने का कार्य वही करता है। तो एक लड़की या दो लड़की जिस घर में शुरुआत में जाए तो उसके क्या है, वो जब तक बच्चा पैदा करना रखते हैं जब तक पुत्र नहीं हो जाता है। तो इससे भी जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए।
परिवार को बढ़ाने की धार्मिक अनिवार्यता। काफी बार हमारे धर्म में इस प्रकार की चीजों को बता दिया जाता है कि हमारे धर्म में जितनी ज्यादा मतलब लोग होंगे उतना ज्यादा हमारा धर्म सशक्त होगा, हम धार्मिक रूप से मजबूत बनेंगे, तो हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो इस प्रकार की सोच भी क्या करती है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है। साथ के साथ गर्भ निरोधकों के प्रति जो सांस्कृतिक प्रतिरोध, मतलब जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो क्या करती हैं, सांस्कृतिक प्रतिरोध आपको देखने को मिलता है। जो सांस्कृतिक रूप से लोग उनको अपनाना नहीं चाहते हैं, अपनी संस्कृति के खिलाफ मानते हैं, अपने समाज और धर्म के खिलाफ मानते हैं, तो इस प्रकार का विरोध भी क्या करता है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देता है। गरीबी और निरक्षरता। गरीबी और अशिक्षित तबके में छोटे परिवारों के लाभ व गर्भ निरोधक विधियों के बारे में जानकारी का अभाव। तो गरीबी हो गई या अशिक्षा हो गई, लोग शिक्षित लोग बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं क्योंकि उनको महत्व के बारे में पता है। गरीब समाज हो गया, जो अशिक्षित लोग हो गए, उनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, इन सब चीजों के महत्व के बारे में नहीं पता है। तो इससे क्या होता है, आपके सामने जो परिवार नियोजन की जो विधियां हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं और जनसंख्या है वो अपना तीव्र गति से वृद्धि करती रहती है। इस वजह से जो पूर्ण रूप से जो आपको परिवार नियोजन के कार्यक्रम हो वो सफल नहीं हो पाए। राजनीतिकरण। 1875 से 1877 में जबरन नसबंदी के अनुभव के कारण इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण हो गया। तो जो 1875 से लेकर 77 के बीच में जो सरकारी कर्मचारियों को एक टारगेट दिया गया था कि आपको इतनी नसबंदियां करवानी है, तो उन सरकारी कर्मचारियों को टारगेट, भाई लोग उस समय जागरूक नहीं थे, वो नहीं करवाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी करवा दी, जबरदस्ती नसबंदी करवा दी। तो इससे क्या, लोगों में भय का माहौल हो गया, लोग आक्रोशित हो गए। और आपको पता है भारत में अगर थोड़ा सा भी मौका मिल जाए किसी चीज का और वहां पर राजनीति नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस जो कार्यक्रम था नसबंदी के कार्यक्रम का क्या हुआ, राजनीतिकरण हो गया। इससे लोगों में एक तो पहले से डर था, लोग अपने धर्म के खिलाफ मानते थे इन सब चीजों को, और फिर धीरे धीरे तो डर है वो विश्वास में बदल गया। तो इसलिए जो लोग नसबंदी से वैसे और धीरे धीरे दूर होते चले गए। सेवाओं की गुणवत्ता में कमी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी व आपूर्ति श्रृंखला में दोषों के कारण सेवाओं अपर्याप्त हैं। तो काफी बार क्या, लोग इच्छुक भी होते हैं, लोग करवाना भी चाहते हैं, लोग महत्व भी समझ पाते हैं, लेकिन उतने पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सरकारी व्यवस्थाएं नहीं है, सरकारी जो अस्पताल है वो इतने अच्छे नहीं है, जो डॉक्टर हैं वो उस गुणवत्ता के नहीं है कि वो इस प्रकार के कार्यक्रमों को चला सके। तो इस प्रकार की सेवाएं नहीं होने के कारण भी काफी लोग इस चीज से वंचित रह जाते हैं। तो ये था आपके सामने यूनिट नंबर 2 का जनसंख्या नियंत्रण उपाय में सफलता व असफलता के बारे में अपने चीजों को विस्तार पूर्वक बताया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।